हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 30 मार्च का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन। दूसरा टॉपिक है भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक सौर सेल उत्पादन संयंत्र। तीसरा टॉपिक है भूमि प्रशासन पर 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला। चौथा टॉपिक है ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025। पांचवा टॉपिक है धरती आबा ट्राइप्रेन्योर्स 2025। छठा टॉपिक है ऑपरेशन ब्रह्मा। सातवां टॉपिक है स्टीव वा। तो स्टीव वा को जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है तो उसका एक बोर्ड है ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो उसका मेंबर बनाया गया है, तो इसलिए चर्चा में है। आज का अंतिम टॉपिक है इसरो द्वारा सेमी क्रायोजेनिक इंजन SE 2000 का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन। तो इसको कहाँ आयोजित किया गया? तो पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 29 से 30 मार्च तक विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजक NGT है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 29 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये देखिए फोटो में ये बैठी है मुर्मू जी। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025 है, 29-30 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित की गई। आगे है राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो जानते हैं इसके बारे में, ये क्या है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को कब स्थापित किया गया था? 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई है। ठीक है, एक एक्ट बना के इसको स्थापित किया गया है। तो एक वैधानिक निकाय है, NGT एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के परिवर्तन, जो भी लीगल राइट्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए और किसी व्यक्ति अथवा संपत्ति का नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करना और इससे जुड़े हुए मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए इसको स्थापित किया गया है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी मामले हैं उनका तेज गति से निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT को स्थापित किया गया है। एक विशिष्ट निकाय है जो पर्यावरण विवादों जिनमें बहु अनुशासनिक मामलों सहित पर्यावरण से रिलेटेड सारे मामले शामिल हैं, तो उनका सुविज्ञता से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक तंत्रों से ये सुसज्जित है। सारे इसके पास पावर हैं उनसे निपटने के लिए। ठीक है, ये अधिकरण 1908 के नागरिक प्रक्रिया संहिता के द्वारा दिए गए कार्यविधि से प्रतिबद्ध नहीं है। जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है तो उससे प्रतिबद्ध नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित है। ठीक है, और ये आवेदनों और याचिकाओं का 6 माह के अंदर निपटारा करता है। एक टाइम लिमिट है, 6 माह के अंदर निपटारा करता है। ठीक है, प्रारंभ में इसको 5 स्थानों पर स्थापित किया गया है। 5 स्थानों पर इसके मुख्य पीठ है वो नई दिल्ली में है, मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। और जो 4 अन्य पीठ हैं वो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थापित की गई है। तो कहाँ कहाँ है इसकी पीठ? तो मुख्य पीठ नई दिल्ली में, 4 अन्य पीठ भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक सौर सेल उत्पादन संयंत्र तो कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गुजरात के चिखली में वारी एनर्जी द्वारा स्थापित किया गया है। वारी एनर्जी कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी की, तो उसके द्वारा स्थापित किया गया है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? ये 5.4 गीगावाट सौर सेल गीगा फैक्ट्री विनिर्माण सुविधा है। 5.4 गीगावाट सौर सेल का उत्पादन ये कर सकता है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन 29 मार्च को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आगे है भारत में सौर ऊर्जा क्षमता। तो सौर ऊर्जा जो सोलर एनर्जी कैपेसिटी है भारत की सौर ऊर्जा क्षमता, उसको देखते हैं। तो ये 2014 के 2.82 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 104 गीगावाट हो गई है, जो 3580% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।
कितनी हो गई है, 2.82 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 104 गीगावाट हो गई है। ठीक है, तो ये देखिए, ये प्रहलाद जोशी जी हैं, ये इस प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं। अगला टॉपिक है भूमि प्रशासन पर 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन 24 से 29 मार्च तक गुरुग्राम में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान HIPA में किया गया। ठीक है, 24 से 29 मार्च तक। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, ये कार्यक्रम है जिसके तहत विदेश मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, विदेश मंत्रालय के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया, इन जो क्षेत्रों के 22 देशों के वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने इसमें भाग लिया। कितने वरिष्ठ अधिकारियों ने? 22 देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। और इसके अंतर्गत अलीपुर ग्राम पंचायत सोना ब्लॉक गुरुग्राम जिले में, अलीपुर ग्राम पंचायत सोना ब्लॉक गुरुग्राम जिले में ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का ऑन ग्राउंड प्रदर्शन किया गया। ये स्वामित्व योजना के अंतर्गत ये प्रदर्शन किया गया। तो चलिए देखते हैं स्वामित्व योजना क्या है। तो स्वामित्व, इसका पूरा नाम है गांव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण योजना। ठीक है, स्वामित्व योजना क्या नाम है पूरा? गांव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण योजना। ठीक है, इसको कब प्रारंभ किया गया था? तो उसको राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो कि 24 अप्रैल को आता है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया था। इसको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसको पंचायती राज मंत्रालय जो भारत सरकार का है उसके अंतर्गत इसको प्रारंभ किया गया है। और ये एक सेंट्रल सेक्टर, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, और इसका कार्यान्वयन कौन करता है? तो इसका कार्यान्वयन पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार और राज्यों के राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। इन सबके सहयोग से इसका कार्यान्वयन किया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार और राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिस भी राज्य में किया जाता है तो उसके राज्य राजस्व विभाग और राज्य पंचायती विभाग भी इसमें शामिल होते हैं। तो इनके द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करके अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ये प्रदान करके भूमि स्वामित्व को स्पष्ट करना और संपत्ति विवादों को कम करना। ठीक है, ये योजना 567 सतत संचालन संदर्भ स्टेशनों और उच्च रिजोल्यूशन GIS मैपिंग के समर्थन से 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता के साथ सटीक भूमि सीमांकन सुनिश्चित करती है। कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता के साथ। ठीक है, आगे है, इस योजना के तहत बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजनाओं GPDP का समर्थन करके और डिजी लॉकर एकीकरण के माध्यम से भूमि स्वामित्व सत्यापन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। ठीक है, डिजी लॉकर में सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, तो वहां से जो लैंड राइट्स हैं उनको वेरीफाई किया जा सकता है, उनका सत्यापन किया जा सकता है। तो इसकी सुविधा भी इसके अंतर्गत दी गई है। तो अब देखते हैं इसका स्टेटस क्या है। तो ये 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3.2 लाख गांवों का सर्वेक्षण पूर्ण कर 1.61 लाख गांवों में 2.43 करोड़ संपत्ति कार्ड अब तक जारी किए जा चुके हैं। कितने कार्ड? 2.43 करोड़ संपत्ति कार्ड अब तक जारी किए जा चुके हैं। ठीक है, 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3.20 लाख गांवों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और उनमें से 1.21 लाख गांवों में 2.43 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025। तो ये क्या है? तो ये भारत सरकार का जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का एक वार्षिक प्रकाशन है। ठीक है, हर वर्ष NSO इसको जारी करता है। तो अब इसकी फाइंडिंग्स देखते हैं अपन क्या है। तो भारत में अक्षय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता, ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा उत्पादन की कितनी क्षमता भारत में है? तो इस पे दिया गया है कि 31 मार्च 2024 तक 21,09,655 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता भारत में है, 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, और अक्षय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता के शीर्ष स्रोत क्या क्या है? सबसे ज्यादा क्षमता किसमें है? तो ये पवन ऊर्जा में है,
ये कितनी है? 11,63,856 मेगावाट, जो कि टोटल जो क्षमता है उसका 55% है। पवन ऊर्जा अकेली आधी से ज्यादा इसमें हिस्सेदारी रखती है। अगला है सौर ऊर्जा, दूसरे नंबर पे सौर ऊर्जा। इसकी कितनी क्षमता है? 7,48,990 मेगावाट। ठीक है। और तीसरे नंबर पे है बड़ी पन बिजली परियोजनाएं। ठीक है, इनकी क्षमता है 1,33,410 मेगावाट। आगे है अक्षय ऊर्जा उत्पादन की आधी से ज्यादा क्षमता भारत के 4 राज्यों में केंद्रित है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में केंद्रित है अक्षय ऊर्जा उत्पादन की। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है राजस्थान, राजस्थान में 20.3% क्षमता है। दूसरा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 11.8% क्षमता है। तीसरा है गुजरात, वहां पे 10.5%। और चौथा है कर्नाटक, वहां पे 9.8% क्षमता है। सबसे ज्यादा राजस्थान में 20.3% है। अगला है, अगली फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट की। नवीकरणीय संसाधनों से बिजली उत्पादन उपयोगिता और गैर उपयोगिता सहित की स्थापित क्षमता में वृद्धि हुई है। ठीक है, इसमें वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2015 को ये 81,593 मेगावाट थी और 31 मार्च 2024 को 1,98,213 मेगावाट हो गई। 10.36% की वृद्धि हुई है। अगला है नवीकरणीय संसाधनों उपयोगिता और गैर उपयोगिता दोनों को मिलाकर के बिजली के सकल उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, जो सकल उत्पादन है बिजली का क्रॉस प्रोडक्शन, उसमें भी वृद्धि हुई है। तो वित्त वर्ष 2014-15 में 2,05,608 GWH गीगावाट आवर बिजली की मात्रा से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 3,70,320 गीगावाट आवर हो गई है। और ये कितने परसेंट की वृद्धि है? 6.76% की वृद्धि है। अगली फाइंडिंग्स है प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में वृद्धि। ठीक है, जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत है वो वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 14,682 मेगाजूल थी। 14,682 मेगाजूल प्रति व्यक्ति थी, जो कि वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर के 18,410 मेगाजूल प्रति व्यक्ति हो गई है। और ये 2.55% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, अगली फाइंडिंग्स है ट्रांसमिशन और वितरण के कारण होने वाले नुकसान में कमी आई है। तो 2014-15 में ये कमी लगभग 23% थी और 23-24 में ये कम होकर के 17% रह गई है। तो कितने परसेंट की कमी आई है? 5% की कमी आई है। ठीक है, अगला टॉपिक है धरती आबा ट्राइपर्न्योर्स 2025। तो ये क्या है? तो ये जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। जनजातीय गौरव वर्ष क्या है? जनजातीय गौरव वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर घोषित किया गया वर्ष है, जो भारत सरकार ने इस वर्ष के अंतर्गत जो जनजातीय जो लोग हैं, ट्राइब्स जो हैं, उनके लिए एक साल तक प्रोग्राम्स अलग अलग तरह के गवर्नमेंट शुरू करेगी। तो उसी कड़ी में ये धरती आबा ट्राइपर्न्योर्स 2025 है, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो इसका आयोजन 3 से 5 अप्रैल 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में निर्धारित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 के हिस्से के रूप में किया जाएगा। ठीक है, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है 3 से 5 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में। तो उसी के साथ इसका आयोजन भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप महाकुंभ 2025 के माध्यम से आदिवासी उद्यमियों को सशक्त बनाना। ठीक है, तो आदिवासी उद्यमी हैं उनको सशक्त करना इसका उद्देश्य है। और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा IIM कलकत्ता, IIT दिल्ली, IFCI वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड जैसे प्रमुख संस्थानों और अग्रणी उद्योग संघों के साथ भागीदारी इसके लिए की गई है। ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड की भी स्थापना की गई है, जिसकी शुरुआती राशि 50 करोड़ रुपए रखी गई है। ठीक है, आगे है भारत का स्टार्टअप परिदृश्य। तो देख लेते हैं स्टार्टअप परिदृश्य भारत का क्या है। तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व का भारत है। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 तक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त 1.57 लाख से अधिक स्टार्टअप भारत में है। कितने हैं? 1.57 लाख से अधिक स्टार्टअप भारत में है। ये आंतरिक व्यापार संवर्धन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT जो है, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है जो स्टार्टअप को मान्यता प्रदान करता है।
तो भारत में वर्तमान में 31 दिसंबर 2024 तक कितने हैं? 1.57 लाख से अधिक स्टार्टअप भारत में हैं, जिनमें से 51% से अधिक स्टार्टअप टियर सेकंड और टियर थर्ड शहरों में स्थापित हैं। ठीक है, ये देखिए ग्राफ में दिखाया गया है। वर्ष 2016 में 502 स्टार्टअप थे और दिसंबर 31 2024 तक 1.57 लाख स्टार्टअप भारत में हो गए हैं। अगला टॉपिक है ऑपरेशन बर्मा। तो ऑपरेशन बर्मा क्या है? तो 28 मार्च को म्यांमार में जो विनाशकारी भूकंप आया है, उसके बाद भारत सरकार द्वारा मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया अभियान है। म्यांमार को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया अभियान है। तो भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में ये सहायता भेजी गई है। ठीक है, क्योंकि म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, तो भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में सहायता भेजी गई है। इसके तहत 118 सदस्यीय विशेष चिकित्सा कार्यबल की तैनाती की गई है, जिसने वहां पे 60 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया है। इसके अलावा 15 टन राहत सामग्री भेजी गई है। ठीक है, ये मानवीय सहायता भारत की पड़ोसी पहले नीति और वसुधैव कुटुंबकम के शाश्वत भारतीय लोकाचार के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। ठीक है, नेवर्स फर्स्ट और वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, इस पॉलिसी के तहत भारत ने सहायता भेजी है। ये देखिए सीजे हरक्यूलिस विमान है, उसके थ्रू ये भेजी गई है और समुद्री जहाजों से भी भेजी गई है। तो अब आगे है भारत सरकार द्वारा चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण मानवीय राहत और निकासी अभियान। जो देख लेते हैं हाल के वर्षों में भारत सरकार ने और कौन कौन से मानवीय राहत और निकासी अभियान चलाए हैं। तो पहला है ऑपरेशन अजय। तो ये अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए भारत सरकार ने प्रारंभ किया था। ऑपरेशन अजय इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। दूसरा है ऑपरेशन कावेरी। तो ये 27 अप्रैल 2023 को सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा है, तो वहां पे जो भारतीय फंसे थे तो उनको बाहर निकालने के लिए ये ऑपरेशन कावेरी प्रारंभ किया गया था। तीसरा है ऑपरेशन गंगा। तो ये 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इसका एक मीम बहुत वायरल हुआ था, वो रुको दी पापा। ठीक है, तो ये इसी ऑपरेशन गंगा से संबंधित था, वो तो आप सबने देखा ही होगा। अगला है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद वहां से भारतीयों को निकालने के लिए प्रारंभ किया गया था। अगला है वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु सी ब्रिज भी इसको बोलते हैं, ऑपरेशन सी ब्रिज। ठीक है, तो ये वर्ष 2020 में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में जो भारतीय फंस गए थे उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार ने शुरू किए थे। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला है स्टीव वा। तो ये कौन है? स्टीव वा, देखिए ये है स्टीव वा। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनको ऑस्ट्रेलिया सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया है। और ये ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड है क्या? तो ये ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध केंद्र एक राष्ट्रीय मंच है, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का है। ठीक है, जिसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया सरकार ने वर्ष 2023 में भारत के साथ अधिक सहयोग और सहभागिता को समर्थन और सुविधा प्रदान करने के लिए की थी और अभी स्टीव वा को इसका मेंबर बनाया गया है। चलिए देखते हैं आज का अंतिम टॉपिक। इसरो द्वारा सेमी क्रायोजेनिक इंजन SE-2000 का विकास। SE-2000 ये क्या है? ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। तो इसका विकास इसरो ने सफलतापूर्वक कर लिया है। तो अभी 28 मार्च को इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल PHTA का पहला सफल हॉट टेस्ट किया गया है इसरो के द्वारा। और ये कहाँ किया गया है? इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया गया है। तो इसका ये जो परीक्षण था ये सफल रहा और अब भारत जो है वो सेमी क्रायोजेनिक इंजन बना चुका है, लगभग बना ही चुका है। ठीक है, तो 2000 kN के उच्च थ्रस्ट वाले सेमी क्रायोजेनिक इंजन या लिक्विड ऑक्सीजन केरोसिन इंजन के डिजाइन और विकास है वो LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है उसके सेमी क्रायोजेनिक बूस्टर चरण को शक्ति प्रदान करेगा। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या? जो LVM-3 वाहन है, लॉन्च व्हीकल है, उसमें उन्नत क्रायोजेनिक चरण के साथ अर्ध क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणाली को शामिल करने से जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है, उसमें उसकी पेलोड क्षमता 4 टन से बढ़ के 5 टन हो जाएगी। ठीक है, तो अब 5 टन तक के जो उपग्रह हैं वो भारत
लॉन्च कर पाएगा। ठीक है, सेमी क्रायोजेनिक जो प्रणोदन है उसमें गैर विषैले और गैर खतरनाक प्रणोदक तरल ऑक्सीजन और केरोसिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये विषैले नहीं होते हैं और खतरनाक भी नहीं होते हैं। और 27 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंजन और स्टेज के परीक्षण के लिए महेंद्रगिरी के इसरो प्रोपल्सन रिसर्च कॉम्प्लेक्स में जटिल सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन टेस्ट सुविधा को राष्ट्र को समर्पित किया था और वहीं पर ये परीक्षण अभी किया गया है। ठीक है, तो ये है SE 2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन और ये PH-80 टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।